नमस्कार जन में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे 7 विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन में महज प्रत्याशी और पार्टी नहीं, कई नेता ऐसे भी हैं जिनकी सीधी साख भी इसमें दांव पर लगी है। कई दिग्गज ऐसे हैं कि प्रत्याशी से ज्यादा चर्चाओं में पूरे इलेक्शन कैंपेन में वही रहेंगे और उन्हीं पे सबकी निगाहें टिकी होंगी कि इस रिजल्ट का असर कितना पड़ता है। यूं देखें तो ये इलेक्शन ऐसे मौके पे हो रहे हैं कि जब ना सत्ता की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा ना विपक्ष की सेहत, लेकिन एक चर्चा का विषय, खबरों का सिलसिला, या फिर कभी भी कोई चर्चा आएगी तो ये बात आएगी कि उन्होंने वहां चुनाव लड़ा था। लड़ने से ज्यादा मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। चाहे दौसा में किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन साख किरोड़ीलाल मीणा के दांव पर है। कनिका बेनीवाल खींवसर से चुनाव लड़ रही है, हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, लेकिन सबका फोकस हनुमान बेनीवाल पे होगा। इसी तरह से 2 सीटें या 3 सीट जहां परिवार के सदस्यों को उतारा गया है, झुंझुनू में ओला परिवार की साख दांव पे है। इसी तरह से अलवर के रामगढ़ में जुबार खान के दिवंगत होने के बाद उनके पुत्र आर्यन चुनाव लड़ रहे हैं, और सलूम्बर से भी इसी तरह से दिवंगत विधायक मीणा, उनकी पत्नी को मैदान में भाजपा ने उतारा है। 84 की बात कर लेते हैं कि जिस रफ्तार के साथ में 2 बार विधायक चुने गए रौत, और फिर दूसरी बार के जीतने के बाद ही पार्लियामेंट के इलेक्शन में अच्छी मतों से लीड लेकर के और गए, 84 की सीट खाली की और वहां से अब उनका उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने मैदान में अपने साथी को उतारा है। वहां भी अगर बात कहें तो बीएपी के साथ साथ में रौत की साख भी दांव पर होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट, मदन राठौर, भजन लाल, अशोक गहलोत, डोटासरा, ये वो दिग्गज नेता हैं कि जिन पे नफा और नुकसान के ढोल बजेंगे तो इन्हीं को सबसे पहले लड्डू खिलाए जाएंगे, और जब चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है इन पे भी फर्क पड़ेगा। मैं कई ऐसे पहलू हैं जो बीच में आपके साथ में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल है, हमारे साथ में राजू जैन साहब जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं, उमेंद्र दादी साहब जुड़े हुए हैं, जो बड़ी बारीकी से आपको बताएंगे और रीजनल रिपोर्टिंग को बहुत नजदीक से इन्होंने किया है और सारे समीकरण को आपको समझाएंगे भी वास्तव में साख दांव पर क्यों है। राजू जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये माना जा सकता है कि इस इलेक्शन में 7 सीट पे जो विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है, यहां प्रत्याशियों से भी ज्यादा कुछ सीट ऐसी हैं जहां पे जो ऐसे चेहरे हैं कि वो सीट की पहचान और इलेक्शन उन्हीं के नाम पे होगा और उनकी साख प्रत्याशी से भी ज्यादा दांव पर है, ये माना जा सकता है। देखिए, जंगी निश्चित प्रतिष्ठा तो दांव पर है। जैसे अब 4 सीटों पर जो सांसद चुने गए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि उनकी विधानसभा सीट रिक्त हुई है, तो वहां जो उम्मीदवार है वो 5 सीटों के जो सांसद चुने गए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, व्यक्तिगत सांसदों की, क्योंकि उनकी सिफारिश पे ही विधानसभा के टिकट दिए गए हैं। जैसे आपके झुंझुनू में ओला जो सांसद बने हैं विजेंद्र ओला, उनके पुत्र को टिकट दिया तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। देवली उनियारा में जिसको टिकट दिया वहां के जो मौजूदा सांसद है जिनकी वजह से सीट रिक्त हुई, उनकी सिफारिश पे, ऐसे ही 2 साहब है, तो इनकी है, इन सांसदों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है। साथ वो तो आपने बता ही दिया ओपनिंग रिमार्क में कि हनुमान बेनीवाल की भी है, रौत की भी है,
तो इस तरीके से इन सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन बड़े नेताओं की जहां तक बात करें, सत्ताधारी दल होने के नाते भाजपा, उसके नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हो रहे हैं कि एक जो एज होता है उपचुनाव में वो सत्ताधारी दल को मिलता ही है कई तरीके से। काफी, अब जैसे बगावत भी हुई थी भाजपा में, तो वो सत्ताधारी दल होने के कारण उन्होंने बहुत समय रहते उसको संभाल लिया, कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया। तो उस तरीके से देखा जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सरकार ने अपने मंत्रियों की भी ड्यूटी, पार्टी ने मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई है और वरिष्ठ पदाधिकारी जो है पार्टी के, उनको भी जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के तो प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर है, क्योंकि सत्ता में होने के कारण उसकी, चाहे भले ही उसके कब्जे में एक ही सीट थी, लेकिन एक फर्क पड़ता है सत्ता का होने का, उसको एक एज मिलती है विपक्ष से। लेकिन विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर है। जैसे सचिन, 3 सीटें तो सीधी सीधी तौर पे ऐसी मानी जाती है कि जो सांसद बने, जो टोंक सवाई माधोपुर के हरीश मीणा, वो सचिन पायलट के मुरारीलाल मीणा, और झुंझुनू वाले अमित परिवार, वो सचिन पायलट खेमे के माने। जो हम खेमेबाजी देखते हैं कांग्रेस की, पायलट और गहलोत के, तो उसमें वो सचिन पायलट की भी प्रतिष्ठा उस तरीके से दांव पर है। इसमें एक रोचक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो पायलट के विरोधी गुट के नेता माने जाते हैं अशोक गहलोत, जो उनके समाज का वोट बैंक है, वो देवली उनियारा में करीब 30-35 हजार है, दौसा में भी उतना ही है, और झुंझुनू में भी काफी बड़ी संख्या में है। तो एक अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है कि पायलट को कहीं सबक सिखाने के लिए जो एक माली सैनी समुदाय है, जो सत्ता में जब कांग्रेस थी तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो उनके साथ माना जाता था, वो अब कहीं ना कहीं एक कैसा रुख अपनाता है वो नतीजा ही बताएगा। लेकिन एक अंदर खाने चर्चा है, तो एक ये चीजें भी चल रही हैं। तो निश्चित तौर पे पायलट अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए इन तीनों सीटों पे अपना पूरा जोर लगाएंगे, और प्रदेश अध्यक्ष के नाते गोविंद सिंह डोटासरा तो घूम ही रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे, क्योंकि उनका पद बना रहना भी इस पे ही निर्भर है कि वो कितनी सीटें पार्टी को दिला पाते हैं। लेकिन अब जो गठबंधन भी टूट गया, खींवसर और वो 84 और चलुम्बर में भी अब गठबंधन टूटने का भी असर क्या दिखता है, तो अब वो किसकी वजह से टूटा है ये एक अलग बहस के मुद्दे है। लेकिन गठबंधन नहीं होने से नुकसान भी अब कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। इसका फायदा भाजपा किस रूप में उठाती है, ये देखने वाली बात। जी श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, किस किस के साथ दांव पे मान सकते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, ये बात सही है कि जिस प्रकार का माहौल इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस अपने उम्मीदवार, अपने लोगों के माध्यम से चुनाव नहीं जीतना चाहती। आप देखिए, बीजेपी के लोगों को तोड़ करके टिकट देने का पार किया गया। उनियारा देवली में जो बीजेपी के थे केसी मीणा, उनको टिकट दे दिया, और अशोक गहलोत इसको नॉमिनेशन कराने के लिए आज वो गए, जिससे राजीव जी कहते, क्योंकि अभी तक मुझे कहते हैं कोई सचिन पायलट तो लंदन में है, कोई बाहर है, इसलिए आज सचिन पायलट को कहीं नॉमिनेशन दिखे नहीं, ना कल दिखे ना आज दिखे। लेकिन आज जिस प्रकार से सक्रियता दिखाई आपने गोविंद सिंह डोटासरा ने दिखाई, या फिर देखिए तुकाराम जूली ने दिखाई, बाकी के लोग इतने ज्यादा, और भंवर जितेंद्र, तो आप जो बार बार बात आ रही है कि निश्चित तौर पर कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल चुनाव, हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी तो केवल वो है, उम्मीदवार तो है, लेकिन वो अब जिस जगह ज्योति मिर्धा आरोप लगा रही थी कि पहले भाई फिर भाई और फिर अब लुगाई, जिस तरह की आरोप लगा रही थी, अब वो देखिए आरोप लगाने का अधिकार है उसको, वो सक्रियता दिखा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने, अब क्या अशोक गहलोत ने खड़ा कराया है खीवसर से, जिस प्रकार से सवाई सिंह को की पत्नी को टिकट दिला करके भाजपा को किस तरह की संकट में डाला है, तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन भाजपा के लोगों को ले जाने का प्रयास फिर वापस से किया है। जिस प्रकार से, अब किसने कहा रणनीति तय की गई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बागियों को टिकट देने का काम कैसे उम्र में दिखेगा। कि रघुवीर मीणा कल तक कह रहा था कि भाई जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जो बाहर थी कांग्रेस से, उसको कब तो अंदर किया और कब किया और उसको टिकट दे दिया। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि चुनाव में एक अलग तरह की रणनीति बीजेपी ने तो अपनाई, लेकिन कांग्रेस ने भी जिस तरह की स्थितियां की, बीजेपी ने भी बागियों को टिकट दिया। जहां पर देखिए अलवर की, रामगढ़ की बात करें
वहां पर किसको टिकट दिया है ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा आरएलपी के जो डागा देखिए जो हैं, रेवत राम डागा कौन है? बीजेपी की तो है नहीं वो। तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी अपना दिखाने का प्रयास किया। वो मुख्यमंत्री जी एक सीट को जीतना है, लेकिन एक सीट से अगर 3 सीट जीतते हैं तो फिर वो कहेंगे कि अब ईआरसीपी का मुद्दा वगैरह बहुत सारी चीजें कह तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री से शिलान्यास कराने में सफल नहीं हुए, कह रहे हम तो लाके रहेंगे, स्थापित करके रहेंगे। हाँ वो सब कुछ करके रहोगे, लेकिन हाँ ये बात है कि मदन राठौड़ जितने प्रभावी भूमिका में नहीं है, इसलिए केंद्रीय मंत्री। अब दिखेगा कि अलवर में जब रामगढ़ का नॉमिनेशन कराने आए थे तो भूपेंद्र यादव आपको दिखाई दिए, वहां भंवर जितेंद्र अपने कांग्रेस की तरफ दिखाई दिए, तो 2 नेता तो वहां पे आ गए उनका। जी, लेकिन साख किसके दाव पर है श्याम जी? इस बात ये होती है, साख तो देखिए भूपेंद्र यादव भी कह रहे हैं ना कि मैं अलवर में आ गया हूँ, तो अलवर से रामगढ़ से माना जा सकता है कि भूपेंद्र। देखिए मूल बात यह है कि पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन के बाद का एक तरह से कहूं कि बड़ा चुनाव है असेंबली का बाई इलेक्शन। अब चाहे भूपेंद्र यादव वहां से सांसद हो, केंद्र में कद्दावर नेता है, वो ताकत रखते हैं कि राजस्थान की सभी सीटें भी वो तय कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये भी पता चला कि अलवर के टिकट को लेकर के उन्हीं पे छोड़ा हुआ था कि वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा, ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी चर्चा थी। पैनल बना के कहने को कोई कुछ भी कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, प्रदेश भाजपा ने तय किया सारा, लेकिन उन्हीं की चली है। और होना भी चाहिए एक सीट, जब वो जवाब दी उनके तो फिर वही जिताने की भी बात कर रहे हैं। इस तरह का जो सिलसिला चल रहा है, वहां साख की बात आती है कि साख किसकी दाव पर। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार उमेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। उमेंद्र जी, अगर बात साख की जाए, आप किस नजरिए से देखते हैं किसकी साख दाव पे है? योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा, या मुझे लगता है कि पार्टियों से ज्यादा साख व्यक्तियों की लगी हुई है। पार्टी ठीक है, सिंबल पार्टी का है, पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन यह मुख्य बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा की व्यक्तिगत दाव पे लगी हुई है, भूपेंद्र यादव की लगी हुई है, अशोक गहलोत जी, यानी ये पार्टियों से ज्यादा हावी व्यक्ति हो गए। यानी ये कह सकते हैं इस चुनाव में पार्टियां तो है ही सिंबल के साथ साथ में, लेकिन व्यक्तियों की साख दाव पे लगी है। अब कौन व्यक्ति, अब जैसे ओला परिवार की दाव है, साख दाव पे लगी है जी। अब कुल मिला के बात ये आती है कि जो अभी कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने रामगढ़ में दल बदलू को दे दिया, बागी को दे दिया, देखिए वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। कुल मिला के इस चुनाव में खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद से अलग हट करके टिकट देने की कोशिश की है। केवल एक जगह जो दिवंगत विधायक थे उनकी पत्नी को दिया गया, बाकी कहीं पे भी इनका परिवारवाद झलक नहीं रहा, जबकि कांग्रेस में स्पष्ट रूप से परिवारवाद झलक रहा है। यह बात कहनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, ये जो चुनाव है ये। आप ये बताइए, एक बार बताओ मेरे को उमेंद्र जी, कांग्रेस में कैसे झलक रहा है? आप देखिए, दिवंगत के एक विधायक दिवंगत हुआ बीजेपी का, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। सुनिए, कांग्रेस में दिवंगत हुआ, उसके बेटे को टिकट दे दिया। इधर एक सीट खाली हुई तो ओला परिवार से उसको दे दिया। इधर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई को टिकट दिलवा दिया। तो आपको नहीं लगता है कि तराजू बैलेंस में आ गया? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। क्या ओला परिवार के अलावा कांग्रेस में ओला परिवार के अलावा बाकी कोई दिख नहीं रहा है क्या? ओला जी सांसद भी वही बनेंगे, जिला प्रमुख भी उनके घर से बनेगा। नए व्यक्तियों को क्यों नहीं डेवलप किया जाता है? नए व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो मेन बात है, झुंझुनू का जो चुनाव है, इन चुनावों में सबसे अलग चुनाव है। तो मुख्य बात यह है कि पहले शीश राम जी ओला, बाद में ये, मतलब सारे तीसरी चौथी पीढ़ी आ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ परिवारवाद की जो झलक दिख रही है वो मुझे ज्यादा कांग्रेस में दिख रही है। देखिए एक बात है, हम ये कह सकते हैं, अब कभी कभी क्या होता है कि जिताऊ और टिकाऊ को भी लाना पड़ता है। कौन जिताऊ हो सकता है, कौन टिकाऊ हो सकता है, इस बात को मानना पड़ेगा। राजनीति में देखिए केवल ये कभी कभी देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति जीत सकता है, कौन व्यक्ति टिकाऊ है, दोनों चीज देखिए। और कांग्रेस ने हो सकता है कि परिवारवाद में ये भी चीज देखी होगी, जिताऊ और टिकाऊ वाली भी। तो ये सब बातें देखनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि कम से कम नए लोगों को सेकंड लाइन डेवलप करने का एक मौका मिलना चाहिए, वो यहाँ नहीं मिला है। अब बात आती है, देखिए ये किरोड़ी लाल जी की है। किरोड़ी लाल जी ने इन्होंने अपने भाई को दिलवाया, तो पहले भी सवाई माधोपुर से कांग्रेस से भी टिकट मांगा था उन्होंने तो पिछली बार। तो व्यक्ति यदि मानी आता है, राजनीति में आता है, वो नौकरी छोड़ के, उस समय नौकरी छोड़ के उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था सवाई माधोपुर से। तो राजनीति में व्यक्ति संभावना तलाशता है और कोई गलत बात भी नहीं है। मैं किसी व्यक्ति अब ये मेन बात ये है यहाँ पे योगेंद्र जी कि जो ये चुनाव होगा इससे न तो कोई सत्ता पक्ष को कोई नुकसान होने वाला है, न कांग्रेस की स्थिति में कोई कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की एक सीट है
यदि एक से अधिक ये सीटें लेते हैं तो माना क्या जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। अभी तक का जो इतिहास है योगेंद्र जी, वो ये बताता है कि जब जब ये उपचुनाव हुए हैं सत्ताधारी पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ यदि कुछ प्लस होता है तो कांग्रेस के लिए एक बेचैनी वाली बात होगी, कांग्रेस के लोगों को आत्ममंथन करना होगा। क्योंकि देखिए अब हरियाणा का जो चुनाव है उसका मुझे लगता है कुछ न कुछ प्रभाव यहाँ पड़ना निश्चित है, क्योंकि झुंझुनू का जो इलाका है वो हरियाणा से अटैच है। तो मैं मानता हूं कि हरियाणा का चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक जोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने भी अभी हरियाणा जीता है, कश्मीर में उन्होंने अच्छी सीटें ली है, जम्मू में इसमें। तो मैं मानता हूं कि जो चुनाव है पार्टियों का न होकर व्यक्तियों का चुनाव हो गया। सिंबल तो वो आएगा बीजेपी का कमल का फूल और कांग्रेस का पंजा, लेकिन सबसे ज्यादा जो दाव इज्जत दाव पे लगी है वो व्यक्तियों की लगी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने मोबाइलाइज होते हैं, किस प्रकार से निष्ठा के साथ में लगते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस प्रकार से निष्ठा से लगते हैं। अब ये चीज अलग है, ये देखने वाली बात है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन कुल मिला के बात ये है योगेंद्र जी, इन चुनावों में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, ये हाँ एक बात कह सकता हूँ मैं कि थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि भजनलाल जी की सरकार है, उसके लिए एक वो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट हो सकता है। अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं है, ना कोई परीक्षा है, केवल एक टेस्ट है, जो टेस्ट के कोई नंबर काउंट नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें कब आओ जाता हो, लेकिन जनता में एक संदेश जाता है, वो संदेश देने की कोशिश की जा रही होगी। और कुल मिला के कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि आपकी जो जीती हुई सीटें थी 6, उनमें से माइनस होना ये एक अलग संदेश देता है। यानी कांग्रेस के पास 4, कांग्रेस के 4 जी, एक बीएपी की, एक आरएलपी की, हाँ, जो कुल मिला के मैं बात गठबंधन की कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने आरएलपी को भी कांग्रेस मान रहा हूँ। सब यह बात है गठबंधन की, सब जब मिलके चुनाव लड़े थे, आज इतने समय में क्या स्थिति हो गई कि इनके कुनबा बिखर गया, इनको वापस एकजुट हो रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे। इसका आने वाले समय में एक असर पड़ेगा। देखिए जो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या वो निश्चित आने वाले समय में देखना ये कुछ भी हो सकता है कि दिल्ली में साथ चलेंगे कांग्रेस के, असंभव सी बातें लगती है। ये सब चीजें हैं कि एक भविष्य का एक संकेत देने वाली बात है। भविष्य का जो है ये चुनाव का नतीजा आने दो, किस प्रकार के नए परिणाम आएंगे, किस प्रकार की नई नीति आएगी। हाँ, थोड़ा सा हनुमान बेनीवाल जी ने भी किया कि उनको भी अपना भाई चाहिए, उनको अपनी पत्नी चाहिए, उनको भी अपने परिवार चाहिए। तो परिवारवाद की जो बात आती है ना, वो हनुमान बेनीवाल पे भी लागू हो गई है। अब कुल वो भी उन्होंने हनुमान बेनीवाल पे लागू हो रही है ये। तो जी, अब ये श्याम जी बड़े उत्सुक हैं इस बात का जवाब देने के लिए। श्याम जी, उमेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल परिवारवाद उन्हीं पे लागू होता है और ज्यादा साख उनकी दाव पर है। देखिए क्या कि अब उमेंद्र जी को दिख नहीं रहा है कि करोड़ीलाल मीणा भी परिवारवाद के शिकार है, परिवार वहां पे भी करोड़ीलाल जी के तो जो भाई है वो राजनीति में पहले से थे, उन्होंने आपकी पार्टी से टिकट कराना था पहले। तो जो परिवारवाद नहीं हुआ क्या? हनुमान बेनीवाल की पत्नी के पहले हनुमान बेनीवाल की पत्नी पहले राजनीति में थी क्या? हनुमान बेनीवाल की पत्नी राजनीति में थी क्या? आप ये बताइए। हेलो, नहीं, राजनीति में हनुमान बेनीवाल घर तो संभाल रही थी। अभी मैं घर तो संभालना एक अलग चीज है, लेकिन बात कहता कि वो उनकी एक बार राजू जी कुछ कह रहे हैं, राजू जी कुछ आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपको ऐसे क्या हो रहा है? श्याम जी एक बार उमेश जी को कहना चाह रहा हूँ, राजू जी कुछ कह रहे हैं, एक बार राजू क्या, मैंने तो बीजेपी पर कोई आरोप लगाया नहीं। श्याम जी आप क्यों वकील बन जाते हैं? आप कांग्रेस के बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक पार्टी को तो कह रहे हो परिवारवाद, कांग्रेस के वकील है, आप कांग्रेस हो सकते हैं, सब जगह आ गया। बस लीजिए। अरे आप देखो परिवारवाद सब जगह आ गया, मैं यही तो कह रहा हूँ। जीत कांग्रेस परिवारवाद की झलक कांग्रेस में दिख रही है, वहाँ आप चाहे देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी की सीट देख लीजिए, आपको परिवारवाद बात कर लेने दीजिए एक बार। हाँ श्याम जी, आप कंटिन्यू करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, जो व्यक्ति 3 महीने से मंत्री पद छोड़ करके अपने भाई को टिकट दिलाना चाहता था और पार्टी को देख को अपने कब्जे में करके दिला दिया भाई को टिकट, अब जीतेगा नहीं जीतेगा उसके भाग्य की बात है, लेकिन उसको परिवारवाद नहीं कहोगे, क्योंकि वो आपका अपना है, इसलिए आप अपना मानते हो। क्या कहोगे? उमेंद्र जी आ रहा हूँ, उमेंद्र जी प्लीज आ रहा हूँ, सुनिए, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिएगा, जिस प्रकार से आपने सलूम्बर में टिकट दिया, सहानुभूति की लहर लेने के लिए दिया, वो परिवारवाद मानोगे नहीं, क्योंकि अगर जुबेर के बेटे को टिकट दिया जाता तो परिवारवाद है। विजेंद्र ओला ने, क्योंकि बेटे का कुछ दिखता नहीं है। उमेंद्र जी रुको मैं आ रहा हूँ, मेरा और आपका क्या रिश्ता है ऐसा?
मेरा रिश्ता तो कुछ है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ परिवारवाद सारी पार्टियों में आ गया है। ऐसा नहीं केवल बीजेपी कांग्रेस में भी, हनुमान बेनीवाल ने भी परिवारवाद को कायम रखा है। उसको पता है कि परिवार को नहीं दूंगा तो कैसे रहूंगा। तो ये बात सही है, हकीकत है। इसलिए तो दिखेगा कि नरेश मीणा भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा इसलिए रहा है कि भाई वो कहाँ का कुनबा और कहाँ की बातें करके चुनाव लड़ने के लिए देवली उनियारा में आना चाहता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल है आजकल, पार्टी से ज्यादा परिवार महत्वपूर्ण हो गया है। उसको कब्जा करके रखने के लिए उनको विश्वास अपने परिवार में, दूसरों को नहीं है। अब देखिए हरीश मीणा ने पहली बार है ना अपने परिवार को नहीं देने दिया, उसका भाई चुनाव लड़ना चाहता, नहीं देने दिया। अब उसकी तारीफ नहीं करोगे कि कांग्रेस ने आपके लोगों आपका व्यक्ति को लेके चले गए। वो अब देवली उनियारा में जो टिकट लिया है वो आप ही का व्यक्ति है ना। वहां सवाई सिंह कौन था, आप नेता आप ही का था, उसकी पत्नी को लेके चले गए। देखिए वहां तो उन्होंने आपके लोगों को तोड़ने का प्रयास अंदर से किया, बीजेपी को जिस प्रकार के डैमेज करने का। और बीजेपी ने भी अपने बागियों को खड़ा इसलिए किया कि उनको विश्वास था कि हमारे लोग तो जीत नहीं पाएंगे। जो निर्दलीय थे, जो खिलाफ पार्टी के चुनाव लड़े थे, उनको मजबूती के साथ उतारने का प्रयास इसलिए किया कि चुनाव जीतना है। देखिए और कोई नहीं है आजकल, दीनदयाल जी की पार्टी नहीं रही, अब तो जीतने वाले को चुनाव लड़ाना है। और इसलिए लड़ाना है कि पार्टी की साख बनी रहे। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, मदन राठौड़ भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी जीते चुनाव। ज्योति मिर्धा कह रही थी आज, जिस तरह की क्या बात कर रही थी, आपने देखा नहीं सुना नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए निश्चित तौर पर ये चुनाव उपचुनाव है, लेकिन नेताओं की राजनीतिक साख का चुनाव बहुत ज्यादा बन गया है। अब अशोक गहलोत पहली बार देखिएगा नॉमिनेशन कराने गए थे, इससे पहले नहीं गए थे। अशोक गहलोत अगर गए देवली उनियारा में तो उसका मतलब है कि अशोक गहलोत के कहने से टिकट दिया गया है। भंवर जितेंद्र अगर नॉमिनेशन कराने गए तो उनके कहने से टिकट दिया गया है। तो ये बात सही। और देखिएगा अर्जुन राम मेघवाल टिकट कहने से नहीं दिया, लेकिन राजनीति में तर और ताजा रहने के लिए वो भी नॉमिनेशन कराने आए थे। और देखिए आज गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आपने देखा कि वो देखिए हनुमान बेनीवाल के वहां पर आ गया। हनुमान बेनीवाल ने कभी उनका सहयोग किया था, अब वो सहयोग नहीं देने करने के बजाय वो उनके, क्योंकि राजपूतवाद वहां कायम है, इसलिए राजपूतों के वोट चाहिए। तो देखिए हर पार्टी का नेता जाकर के ये कोशिश करता है कि मेरी पार्टी जीते। कोई हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, सब जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और जीतने के लिए परिवारवाद भी बनता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बागियों को टिकट देना पड़े तो देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चले श्याम जी, समय कम, एक बार राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। जी राजीव जी, उमेंद्र जी का कहना था कि परिवारवाद की बेल कांग्रेस में पनपी है और कांग्रेस में ज्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, ये जरूर मान रहे हैं कि हाँ कई नेताओं की साख दाव पर है, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा दाव पे है। बीजेपी के पास तो एक सीट है। सीटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी के पास एक थी। अब ये तर्क चलने वाला नहीं, क्योंकि सत्ता में पार्टी है। पिछला चुनाव उसने अपने कई बागियों की वजह से, जैसे झुंझुनू का या रामगढ़ का, बागियों की वजह से हारा। और जहां तक परिवारवाद वाली बात है, वो उससे अब कोई पार्टी अछूती है नहीं। अभी किरोड़ी लाल जी और जगमोहन को लेकर चर्चा चल रही थी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि किरोड़ी लाल जी का भाई तो है जगमोहन, एक भतीजा भी किरोड़ी लाल जी ने महुआ से, जो राजेंद्र, वो भी उन्हीं का भतीजा है। उससे पहले वो एक चुनाव में अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा चुके थे, जो पार्टी उन्होंने बनाई थी गोलमा देवी, वो मंत्री भी रही। तो किरोड़ी लाल जी का भी एक राजनीतिक परिवार हो गया, भाई भतीजा पत्नी सब राजनीति में। ऐसे ही ओला परिवार का भी, उनका भी एक राजनीतिक परिवार, जिसको हम एक अपनी परिभाषा में कह सकते हैं, वो भी एक राजनीतिक परिवार है। शीशराम ओला थे, ब्रजेंद्र ओला है, फिर उनकी पत्नी राजवाला है जो जिला प्रमुख है, अब बेटे को है अमित ओला को। तो कई राजनीतिक परिवार है, मदेरना परिवार है, उसमें भी इस तरीके से चलता है। तो राजनीति में एक राजनीतिक परिवार, भैरव सिंह जी का परिवार था, उनके दामाद भी एमएलए बने। तो कुछ राजनीतिक परिवार होते हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं चलता रहता है। जनता उनको चाहती भी होगी तभी वो चुनाव जीतते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो वैसे जीत जाए। अब हनुमान बेनीवाल भी अपने परिवार का ही वो कर रहे हैं, तो वो भी एक राजनीतिक परिवार, उनका भाई खुद एमपी बन गए, भाई एमएलए रह चुका, पत्नी को लड़ा रहे हैं। और जहां तक जो विधायक दिवंगत हो जाते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां सहानुभूति का ही सबसे बड़ा सहारा लेती हैं। उनको लगता है सहानुभूति से आसानी से सीट निकाली जा सकती है। तो सलूम्बर और रामगढ़ उसके जीते जागते उदाहरण है। तो वो उस रूप में सहानुभूति के रूप में, आम चुनाव होते तो शायद नहीं मिलता टिकट, या जो भी होती परिस्थितियां आम चुनावों में अलग होती है। उपचुनावों की स्थितियां सहानुभूति अर्जित करने के लिए राजनीतिक दल उसका उपयोग करते हैं।
तो निश्चित तौर पे ये चीज है। लेकिन आपको खींवसर में बता दूं, जो कांग्रेस की उम्मीदवार है रतन चौधरी, वो ज्योति मिर्धा की मौसेरी बहन है। रतन चौधरी की माँ और ज्योति मिर्धा की माँ दोनों बहनें हैं। तो वहां पूरा एक परिवारवाद ही चलता है नागौर में। तो मिर्धा परिवार आप देख लीजिए, उनके कितनी पीढ़ियों से कौन कौन चलता आ रहा है, वो कहीं सब आप और हम सबको अच्छी तरह मालूम है। तो राजनीति में हर प्रदेश में ऐसा नहीं, राजस्थान में है एक कुछ ना कुछ परिवार ऐसे होते हैं राजनीतिक तौर पे, वो ताकतवर होते हैं। वो जिस राजनीतिक दल में होते हैं, उस राजनीतिक दल उन राजनीतिक परिवारों का फायदा भी उठाता है चुनावों में। तो ये तो उपचुनाव है, ये आम चुनाव तो है नहीं। आम चुनाव में हो सकता है कि टिकट कट जाता, दूसरों को मिल जाता, वो बागी होता। उपचुनावों में तो राजनीतिक दल कोई जोखिम भी नहीं ले सकते। तो वो जो एकदम जीतने वाला, उनको लगता है कि ये परिवार ताकतवर है, तो इसी परिवार के व्यक्ति को टिकट दे दी जाए। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यूं अगर हम व्यक्तियों की साख की बात कर रहे थे, लेकिन ये बात अब परिवार तक चली गई और निश्चित रूप से परिवारों की साख का भी पता लगेगा। बेशक इस बात से बचा नहीं जा सकता, ओला परिवार हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा का परिवार हो, या फिर हनुमान बेनीवाल की बात हो। अब राजनीतिक दल जब भी कोई दिवंगत होता है तो अपनी साख बचाने के लिए, सीट बचाने के लिए उसके परिवार के सदस्य पे दाव खेलते हैं ताकि सिंपैथी गेन कर सकते हैं। आपको पिछले सरकार के टाइम का मैं बताना चाहूंगा, जहां जहां पे भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक दिवंगत हुए या कोई कारण से सीट खाली हुई, हुआ ये कि एक सीट, आप सबको ध्यान होगा, दरियावार, जिसपे टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने उस परिवार के सदस्य को, उनके पुत्र को, हुआ क्या, हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने किरण माहेश्वरी की जगह दीप्ति माहेश्वरी बेटी को टिकट दिया, बाकी जगह तो दिया, वहां पे जीत गए। कांग्रेस ने जिन परिवार वालों को दिया, आपको ध्यान होगा कि भीलवाड़ा से के एक वो सीट है जहां से त्रिवेदी चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी सारी रूप से चलने में दिक्कत थी, लेकिन चुनाव जीती वो। तो परिवार के साथ में एक माना जाता है ऐसे राजनीतिक दलों में कि सिंपैथी रहती है कि चलिए वो परिवार का सदस्य दिवंगत हो गया, इसके परिवार को टिकट दे दीजिए, और चुनाव लड़ते हैं। ज्यादातर उदाहरण ऐसे सामने भी आए हैं कि वो सफल भी हुए हैं। तो एक कारण ये भी है, खासकर वो सीट जहां पे विधायक दिवंगत हुए हैं। तो ये बड़ी वजह मानी जा सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों पर दाव खेला है। ये पार्टियों की एक मजबूरी मान के चलिए, या फिर मान के चलिए जैसे दागी हो चाहे बागी जिताऊ होना चाहिए। तो वो तो जब पहली बार राजनीति के प्लेटफॉर्म पे पांव रख रहे हो, चाहे बीच में रखे हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये माना जाना चाहिए कि एक बड़ा कारण है। राजीव जी ने एक बड़ी बात कही थी कि राजनीतिक दलों के लिए एक जरूरत बन गए हैं कुछ परिवार। इस वजह से भी वो उनको काम में लेने के लिए उन्हें टिकट देते हैं, उन परिवारों से किसी नुमाइंदे को टिकट देते हैं। नागौर में मिर्धा परिवार का पहले कांग्रेस से उन्हें ढाल बनाती रही है बीजेपी। इसी तरह से ओला परिवार, ईस्टर्न राजस्थान के कुछ मीणा बेल्ट हैं, वहां किरोड़ीलाल मीणा, वो बीजेपी से जुड़े कभी लंबे समय से। तो हर जगह का अपना एक, जिसके एक रुआब होता है, या फिर कहूं कि जिसका अपना एक आधार होता है वोट बैंक, उसको साधने की कोशिश करते हैं। तो खैर चले, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोग जिनका हमारे पैनलिस्ट के साथ में हमने चर्चा की, उन नेताओं की भी साख दाव पर है। और वो 23 तारीख को पता चलेगी कि हाँ वास्तव में उनके कद और उनके बल में जो खासकर सियासी ताकत है उसमें कितना दम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।